हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका स्टडीएस अड्डा यूट्यूब चैनल पर कला के ऑनलाइन क्लासेस में। पिछली कक्षा में हमने सिंधु नदी घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने सिंधु नदी घाटी सभ्यता की समकालीन सभ्यताओं के बारे में जाना। इनमें तीन प्रमुख हैं: मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और चीन की सभ्यता। सिंधु नदी घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी जो सिंधु नदी तथा उनकी सहायक नदियों के किनारे किनारे पनपी थी। सिंधु नदी घाटी को विभिन्न नामों से जाना जाता है, परंतु वहां पर सबसे पहले हड़प्पा टीले से इस सभ्यता की खोज हुई। पुरातत्व विभाग के अनुसार जिस स्थान की खोज सबसे पहले होती है, उस सभ्यता का नाम उसी स्थान के नाम से दिया जाता है। तो सिंधु नदी घाटी सभ्यता का सबसे उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता होगा। अब बात करें हड़प्पा सभ्यता की खोज की, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज हड़प्पा टीले से शुरू हुई और हड़प्पा टीले की जानकारी सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में दिया। इसके बाद इसकी जानकारी अलेक्जेंडर कनिंघम ने और ब्रंटन बंधुओं ने दिया। बाद में चलकर वायसराय लॉर्ड कर्जन के समय में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई और सर जॉन मार्शल को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का सर्वप्रथम महानिदेशक बनाया गया। जॉन मार्शल के अगुवाई में दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई करवाई। 1922 में राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो नामक स्थान की खुदाई करवाई, जिससे हड़प्पा सभ्यता के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिला। आगे हमने हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के बारे में जाना। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार 3 देशों में हुआ है: अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत, जिसमें से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नामक स्थान, दोनों प्रमुख स्थान जो सबसे पहले खोजे गए, वह इस समय वर्तमान समय में पाकिस्तान में स्थित हैं। आगे हमने जाना कि हड़प्पा सभ्यता के 6 नगरों को महानगर माना जाता था या माना जाता है, जिसमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहूदड़ो, कालीबंगा, लोथल और बनावली हैं। सिंधु नदी घाटी सभ्यता का जो संपूर्ण क्षेत्र है, उसका आकार त्रिभुजाकार है और उसका क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो यह दूरी या कहें हड़प्पा सभ्यता का विस्तार 20 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। आगे हमने जाना कि हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे उत्तरी, सबसे दक्षिणी, सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी स्थल है, वो कौन सा है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल मांडा है, जो कि जम्मू कश्मीर में है और चिनाब नदी के किनारे स्थित है। सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर है, जो कि उत्तर प्रदेश में है और हिंडन नदी या कहें यमुना नदी के किनारे स्थित है। सबसे दक्षिणी स्थल की बात करें तो वो है दैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है और गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। पश्चिमी स्थल की बात करें तो सबसे पश्चिमी स्थल सुतका गैंडोर है, जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है और यह दास्क नदी के किनारे स्थित है। दूरी की बात करें तो उत्तर से दक्षिण की दूरी, हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की उत्तर से दक्षिण की दूरी 1400 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम की दूरी 1600 किलोमीटर है। आगे सबसे महत्वपूर्ण हमने जाना कि विशेषज्ञों ने हड़प्पा सभ्यता का समय क्या बताया, जिसमें सबसे नज़दीकी समय मार्टिमर व्हीलर ने बताया था। उन्होंने बताया था कि 2500 से 1500 ईसा पूर्व तक हड़प्पा सभ्यता का समय था। बाद में रेडियो कार्बन डेटिंग विधि द्वारा वैज्ञानिकों ने इसका समय 2300 या 2350 से 1750 ईसा पूर्व तक माना। आगे हमने हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषताएं जाना, जिनमें से जो प्रमुख हैं वो हैं कि हड़प्पा सभ्यता मातृसत्तात्मक सभ्यता थी। यह एक नगरीय सभ्यता थी और 2 टीलों पर बनी होती थी। यहाँ की सड़कें प्रायः सीधी होती थीं और एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। नगर के मुख्य सड़कों की चौड़ाई 33 फीट होती थी और किनारे नालियाँ बनी होती थीं जो सड़कों के समानांतर होती थीं। अभी तक की क्लास में हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा, उनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ा। आज की क्लास में हम हड़प्पा कालीन कला के बारे में पढ़ेंगे।
सिंधु नदी घाटी सभ्यता में कला के विभिन्न रूपों का संपूर्ण विकास दिखाई देता है। अर्थात हड़प्पा कालीन लोग कला के प्रेमी थे। वे केवल चित्रकला ही नहीं बल्कि अन्य कलाओं में भी अपनी रुचि रखते थे। आगे देखेंगे, हड़प्पा कालीन कला आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है। प्रागैतिहासिक कालीन कला के बाद हम आद्य ऐतिहासिक कालीन कला को पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत सिंधु नदी घाटी की सभ्यता को पढ़ना होता है। तो हड़प्पा कालीन कला जो है वो आद्य ऐतिहासिक कला के अंतर्गत आती है या आद्य ऐतिहासिक काल की कला के अंतर्गत आती है। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत हमें कला का विकसित रूप देखने को मिलता है। इस सभ्यता में हमें वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, उत्कीर्ण कला और मृदभांड कला के प्रमाण प्राप्त होते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि यहाँ के लोग कला प्रेमी होते थे, इस सभ्यता के लोग कला प्रेमी होते थे और वे केवल चित्रकला नहीं बल्कि अन्य कलाओं का भी विकास करते थे, जिनमें प्रमुख जो है वो है मूर्तिकला, चित्रकला, वास्तुकला, उत्कीर्ण कला, मृदभांड कला, ये सब प्रमुख हैं। इन सभी कलाओं का विकास सिंधु नदी घाटी सभ्यता के दौरान हुआ। अब यहाँ से जो प्रमुख प्रश्न बनते हैं वो क्या बनते हैं कि हड़प्पा कालीन कला किस काल के अंतर्गत आती है? तो यह आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत किस कला का विकास हुआ? तो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत कई कलाओं का विकास हुआ, कई प्रकार की कलाओं का विकास हुआ, जिनमें वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, उत्कीर्ण कला, मृदभांड कला ये सब प्रमुख हैं। अर्थात यहाँ से कला के विभिन्न रूपों का विकास हुआ। आगे देखेंगे, सिंधु नदी घाटी सभ्यता में जो सबसे पहले स्थान खोजा गया वह था हड़प्पा। हड़प्पा नामक टीले की शुरुआत हुई। हड़प्पा नामक टीले से ही इस सभ्यता की खोज की शुरुआत हुई और सबसे पहले खुदाई भी हड़प्पा नामक स्थान की ही हुई। तो सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल के बारे में पढ़ेंगे, उसकी विशेषताओं को जानेंगे, उसकी स्थिति को जानेंगे, उसकी खोज के बारे में जानेंगे, इसके बाद वहाँ की कला के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं हड़प्पा के बारे में। हड़प्पा के टीले के विषय में सर्वप्रथम जानकारी 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने दिया था। पहले की क्लासेस में हम आपको बता चुके हैं कि हड़प्पा नामक टीले को सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन ने देखा था। उन्होंने कब देखा था? 1826 ईस्वी में देखा था। यदि प्रश्न पूछा जाता है कि सर्वप्रथम हड़प्पा टीले की जानकारी किसने दी, तो सर्वप्रथम हड़प्पा टीले की जानकारी चार्ल्स मैसन ने दी थी। इसके बाद अलेक्जेंडर कनिंघम वहाँ गए थे और उन्होंने उस क्षेत्र का दौरा किया था और वहाँ की रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार को सौंपी थी। बाद में ब्रंटन बंधु अर्थात जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन वहाँ से रेल मार्ग बनवा रहे थे। उस दौरान उन्होंने वहाँ से ईंटों को प्रयोग किया, वहाँ की ईंटों को प्रयोग किया और उसकी जानकारी ब्रिटिश सरकार को दी। तो खोज के बारे में यदि पूछा जाता है कि सर्वप्रथम हड़प्पा टीले के विषय में किसने जानकारी दी, तो सर्वप्रथम हड़प्पा टीले के विषय में चार्ल्स मैसन ने जानकारी दी। या इसी बात को इस तरह से पूछा जाए कि चार्ल्स मैसन ने हड़प्पा टीले के विषय में कब जानकारी दी, तो चार्ल्स मैसन ने हड़प्पा टीले के विषय में 1826 ईस्वी में जानकारी दी। आगे देखेंगे, हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित मांटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। स्थिति भी काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि कभी कभी स्थिति से ही प्रश्न पूछ लिया जाता है। पूछ लिया जाएगा कि हड़प्पा कहाँ स्थित है। अब अगर राज्य का नाम पूछ लिया गया तो पंजाब में स्थित है, देश का नाम पूछ लिया जाए तो पाकिस्तान में स्थित है, प्रांत का नाम पूछा जाए तो मांटगोमरी जिले में है और नदी का नाम पूछा जाए तो रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। यह भी पूछा जा सकता है कि रावी नदी के किस तट पर स्थित है, बाएं या दाएं, तो आप बताएंगे कि रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। वैसे जो मुख्य रूप से आप जानेंगे वो है हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मांटगोमरी जिले में स्थित है और यह रावी नदी के तट पर स्थित है। क्योंकि यह नदी घाटी सभ्यता थी तो सभी स्थानों का विकास नदियों के किनारे ही हुआ है, क्योंकि नदियों के किनारे जानवरों के लिए या मनुष्यों के लिए पर्याप्त मात्रा में जल मिल जाता था, शुद्ध जल मिल जाता था जो पीने के काम में और अन्य कामों में लिया जाता था। तो नदी घाटी सभ्यता का जो विकास हुआ है वो संपूर्ण विकास किसी न किसी नदी के किनारे हुआ है। और इन नदियों से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर पूछ लिया जाए कि हड़प्पा
सभ्यता में हड़प्पा नामक स्थल की स्थिति क्या है या किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी के किनारे स्थित है। आगे देखेंगे, पुरातात्विक स्थल के रूप में हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की। उस समय पुरातत्व विभाग के निदेशक या महानिदेशक जॉन मार्शल थे। मैंने पहले ही आपको बताया कि सर्वप्रथम जब औपचारिक स्वरूप प्रदान किया गया भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को, तो उसके महानिदेशक जॉन मार्शल बनाए गए और उन्हीं के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में सर्वप्रथम हड़प्पा टीले की खुदाई करवाई। तो यहाँ से कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं कि हड़प्पा टीले की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई? तो हड़प्पा टीले की खुदाई सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में हुई। इसकी खुदाई किसने करवाई? तो जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक पुरास्थल की खुदाई 1921 ईस्वी में कराई। हम इन चीज़ों को बार बार पढ़ रहे हैं ताकि ये चीज़ें आपके मस्तिष्क में बैठ जाएं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद हो जाएं। अब आगे देखेंगे कि दयाराम साहनी के साथ साथ और कौन से लोग थे जिन्होंने इस खुदाई में सहयोग प्रदान किया। इस स्थल की खुदाई में माधव स्वरूप वत्स और मार्टिमर व्हीलर का भी योगदान रहा। आपको पता होगा कि इन दोनों ने भी अपने अपने अनुसार हड़प्पा सभ्यता का काल बताया था, जिसमें सबसे निकटतम अगर देखा जाए समय तो मार्टिमर व्हीलर द्वारा ही दिया गया था। तो इस स्थान की खुदाई में माधव स्वरूप वत्स और मार्टिमर व्हीलर भी दयाराम साहनी के साथ कार्य कर रहे थे। आगे देखेंगे, हड़प्पा में नगर नियोजन पश्चिम से पूर्व में किया गया था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है यहाँ से कि हड़प्पा में नगर नियोजन किस दिशा से किस दिशा में किया गया था। तो हड़प्पा में नगर नियोजन पश्चिम से पूर्व में किया गया था। यह नगर 2 टीलों पर बना हुआ था। हमने आपको पहले ही बताया कि हड़प्पा सभ्यता के अधिकतम नगर 2 टीलों पर बने होते थे। सभी को तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कुछ ऐसे भी हैं जो 3 टीलों पर बने हैं या कुछ ऐसे भी हैं जो एक ही टीले पर बने हुए थे। लेकिन अधिकतम की बात की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा नगर जो थे वो 2 टीलों पर बने हुए थे। इसी प्रकार में हड़प्पा भी 2 टीलों पर बना हुआ था, जिसमें पश्चिमी टीला अपेक्षाकृत ऊंचा और 4 दीवारियों से सुरक्षित था। अब पश्चिमी टीले को हम ऊपरी टीला या दुर्गीकृत टीला भी कहते हैं, क्योंकि प्रायः पाया गया कि इसके किनारे किनारे 4 दीवारियां होती थीं। उसी प्रकार हड़प्पा भी 2 टीलों पर बना हुआ था। पश्चिमी टीला ऊंचा था और 4 दीवारियों से सुरक्षित था, जिसे हम दुर्ग टीला भी कह सकते हैं। इस टीले को दुर्ग टीला कहा गया। और पूर्वी टीला नीचे था। पूर्वी टीला पश्चिमी टीला की अपेक्षा में नीचे था, तो इसे निचला टीला कह सकते हैं या पूर्वी टीला कह सकते हैं। और पूर्वी टीले में सामान्य लोगों का निवास होता था। इसी पूर्वी टीले को नगर टीला भी कहा जाता था। यानी पश्चिमी टीले को दुर्गीकृत टीला और पूर्वी टीले को नगर टीला कहा जाता था, जिसमें पश्चिमी टीले में शासक निवास करते थे और पूर्वी टीले में जन सामान्य निवास करते थे या जनता निवास करती थी। एक बार इन चीज़ों को फिर से देख लेंगे। हड़प्पा के टीले के विषय में सर्वप्रथम जानकारी किसने दी? तो चार्ल्स मैसन ने दी। कब दी? 1826 ईस्वी में। दूसरी चीज़, हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है और यह मांटगोमरी जिले में स्थित है। पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले में स्थित है। तो मांटगोमरी देकर भी पूछा जा सकता है कि हड़प्पा स्थल कहाँ पर स्थित है। उसमें मांटगोमरी देकर भी पूछा जा सकता है विकल्प में, या पंजाब प्रांत देकर भी पूछा जा सकता है, या पाकिस्तान देकर भी पूछा जा सकता है। तो किसी भी स्थान से पूछा जाए, छोटा स्थान या बड़ा स्थान जो भी पूछा जाए, आप उसको सही सही लगाएंगे। अगली और मुख्य चीज़ है कि यह किस नदी के किनारे स्थित है। तो यह रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। अगला प्रश्न बनता है कि पुरातात्विक स्थल के रूप में हड़प्पा की खोज कब हुई। पुरातात्विक स्थल के रूप में हड़प्पा की खोज कब हुई? तो पुरातात्विक स्थल के रूप में हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में हुई। इसकी खोज पुरातात्विक स्थल के रूप में दयाराम साहनी ने की, जो कि जॉन मार्शल के निर्देशन में 1921 ईस्वी में हड़प्पा नामक स्थान की खुदाई करवाई।
इस खुदाई के दौरान दो प्रमुख व्यक्ति उनके साथ थे, जिनमें है माधव स्वरूप बर्ड्स और मार्टिमर व्हीलर। अब थोड़ा सा हड़प्पा नगर की बनावट के बारे में देख लेंगे। हड़प्पा नगर में नगर नियोजन पश्चिम से पूर्व दिशा में किया गया था। पश्चिम से पूर्व दिशा में किया गया था। यह नगर दो टीलों पर बना था, जैसा कि हड़प्पा सभ्यता के प्रायः सभी नगर दो टीलों पर बने होते थे। यह भी दो टीलों पर बना हुआ था, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। पश्चिमी टीला अपेक्षाकृत ऊंचा था और चार दीवारियों से सुरक्षित था, इसीलिए इसको दुर्गीकृत टीला भी कहा जाता है या दुर्ग टीला भी कहा जाता है। अब आपसे पूछ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता में कौन से टीले को दुर्ग टीला कहा जाता था। तो ऊंचाई वाले टीले को दुर्ग टीला कहा जाता था, या पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला कहा जाता था। इसमें शासक वर्ग निवास करता था या प्रमुख लोग निवास करते थे। अगला आता है पूर्वी टीला। पूर्वी टीला अपेक्षाकृत नीचे होता था, इसे निचला टीला भी कहा जाता था, और यहाँ जन सामान्य अर्थात जनता निवास करती थी, इसीलिए इसको नगर टीला भी कहा जाता था। इन सभी चीज़ों से प्रश्न पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जाते हैं, पर जहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं वो है यहाँ से प्राप्त प्रमुख कला के साक्ष्यों के बारे में। तो अब हम देखेंगे हड़प्पा से प्राप्त प्रमुख कला के साक्ष्यों के बारे में। इसमें कला से संबंधित भी साक्ष्य हैं और अन्य साक्ष्य भी हैं जो कि हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ से दो पंक्तियों में कुल 15 श्रमिक आवास के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। मान लिया आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि कुल कितने श्रमिक आवास प्राप्त हुए हैं, हड़प्पा नामक स्थल से कुल कितने श्रमिक आवास प्राप्त हुए हैं, तो कुल 15 श्रमिक आवास प्राप्त हुए हैं जो कि दो पंक्तियों में बने हुए हैं। हड़प्पा स्थल से दो पंक्तियों में कुल 15 श्रमिक आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आगे देखेंगे छह छह की दो पंक्तियों में कुल 12 कक्षों वाला एक अन्नागार का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिसके बारे में काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। और इस अन्नागार का जो क्षेत्रफल है वो है 2745 वर्ग मीटर या इससे भी अधिक। आप समझेंगे इसको कि दो पंक्तियों में बना हुआ है, अन्नागार जो है वो दो पंक्तियों में बना हुआ है, और एक पंक्ति में 6 कमरे हैं, अर्थात कुल मिलाकर 12 कमरे हैं। दो पंक्तियां तो 12 कमरे हैं, 6 कमरे एक पंक्ति में और 6 कमरे एक पंक्ति में, 12 कक्ष हैं कुल मिलाकर। तो 12 कक्षों वाला एक अन्नागार का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। और इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो इसका क्षेत्रफल 2745 वर्ग मीटर से भी अधिक है। आगे देखेंगे हड़प्पा से कुल 18 अनाज कूटने के वृत्ताकार चबूतरे प्राप्त हुए हैं। अर्थात उस समय कोई पिसाई कुटाई की मशीनें होती नहीं थी, तो पिसाई या कुटाई जो होती थी वो चबूतरों पर होती थी और लकड़ी के औजारों हथियारों से होती थी। तो कुल 18 ऐसे चबूतरे प्राप्त हुए हैं जो कि अनाज कूटने के लिए उस समय प्रयोग किए जाते रहे होंगे, और उनका आकार क्या है, वृत्ताकार। तो समझेंगे कि कुल 18 अनाज कूटने के वृत्ताकार चबूतरे प्राप्त हुए हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि हड़प्पा स्थल से अनाज कूटने के जो चबूतरे प्राप्त हुए हैं उनका आकार क्या है, तो वे वृत्ताकार हैं। आप इन चीज़ों पर ध्यान देंगे क्योंकि इन चीज़ों से इतने छोटे छोटे प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं जिनके बारे में आप सोचते नहीं हैं। तो आप ध्यान देंगे कि यहाँ से कुल 18 अनाज कूटने के चबूतरे प्राप्त हुए हैं और जिनका आकार कैसा है, वृत्ताकार है। अगला जो साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुआ है वो है कब्रिस्तान। R37 कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है यहाँ से। ये नाम पुरातत्ववेत्ताओं द्वारा दिया गया है, जिसे हम एक यहाँ से कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है जिसे हम कहते हैं R37। तो R37 कब्रिस्तान भी हड़प्पा से प्राप्त हुआ है, जो हड़प्पा के सामान्य आवास के दक्षिण में स्थित है। अब सामान्य आवास कहाँ होता था, निचले टीले पर, अर्थात पूर्वी टीले पर, जिसको नगर टीला भी कहा जाता था। तो उसी पूर्वी टीले या नगर टीले के दक्षिण में R37 कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है। अच्छा, यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ है, यहाँ की कब्र से, कब्रिस्तान में जितनी कब्रें थीं उन कब्रों से तांबे का दर्पण प्राप्त हुआ है, सोने के हार प्राप्त हुए हैं, कागज प्राप्त हुआ है, सिंगारदानी प्राप्त हुई है, ऐसी ही अन्य और चीज़ें प्राप्त हुई हैं।
अब इन चीज़ों का नाम देकर विकल्प बनाकर पूछा जाता है, तो इन चीज़ों को हम ध्यान रखेंगे कि R37 कब्रिस्तान से या हड़प्पा के R37 कब्रिस्तान से, या डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कि हड़प्पा से कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त हुई हैं। तो उनमें है तांबे का दर्पण, सोने के हार, कागज़, सिंगारदानी और भी ऐसी चीज़ें हैं। जो प्रमुख चीज़ें हैं वो यही हैं। यहाँ से प्रश्न कैसे बनता है, तो यहाँ से पूछा जाएगा कि तांबे का दर्पण हड़प्पा सभ्यता में या सिंधु नदी घाटी सभ्यता में तांबे का दर्पण कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो हड़प्पा से। सोने का हार कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। आगे कागज कहाँ से प्राप्त हुआ है, कागज के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। या सिंगारदानी के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, सिंगारदानी कहाँ से प्राप्त हुई है, तो वह भी हड़प्पा नामक स्थल से प्राप्त हुई है, जो कि सिंधु नदी घाटी सभ्यता के अंतर्गत आती है। आगे देखेंगे, यहाँ से एक और कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है जो है आर्यच। R37 के बाद एक और कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है जो कि आर्यच नाम दिया गया है पुरातत्ववेत्ताओं द्वारा। यह एक नवीन कब्रिस्तान है, मीन्स R37 से यह नवीन है। आर्यच कब्रिस्तान R37 से नवीन है, तो इसे हम नवीन कब्रिस्तान के नाम से जानेंगे। आर्यच कब्रिस्तान एक नवीन कब्रिस्तान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ दफनाए गए लोग कब्रिस्तान R37 से मिले मनुष्यों से भिन्न प्रकृति के प्रतीत होते हैं। अर्थात यह भी माना जाता है कि RH में जो लोग दफनाए गए हैं वह उस सभ्यता के नहीं हैं जिस सभ्यता के लोग R37 से प्राप्त हुए हैं। यहाँ से भी प्रश्न बनता है, तो इसको ध्यान से समझेंगे कि RH कब्रिस्तान जो है वो नया है, नवीन कब्रिस्तान है, और R37 जो है उससे पहले का कब्रिस्तान है। RH में जो लोग दफनाए गए मिले हैं, जिन लोगों के शव मिले हैं, जिन लोगों की कंकाल मिले हैं, वह R37 से मिले कंकाल या साक्ष्यों से भिन्न हैं, अलग प्रकृति के हैं। वह समान नहीं है, अर्थात वह एक सभ्यता के मालूम नहीं पड़ते हैं। प्रतीत होता है कि वह एक सभ्यता के नहीं है। अर्थात R37 में दफनाए गए लोग और आर्यच कब्रिस्तान में दफनाए गए लोग एक दूसरे से भिन्न थे। यहाँ से और जो चीज़ें प्राप्त हुई हैं उनमें लाल बलुआ पत्थर का 9 सेंटीमीटर ऊंचा मानव धड़ प्राप्त हुआ है, जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहीत है। आगे चलकर आपको हम संग्रहालयों के बारे में भी पढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं कि कौन सी चीज़ किस संग्रहालय में रखी हुई है या कौन सा संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। ऐसे भी प्रश्न बनते हैं। तो जो 15-20 प्रमुख संग्रहालय हैं उनके बारे में हम जान लेंगे, लेकिन अभी हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानेंगे, हड़प्पा सभ्यताकालीन कला के बारे में जानेंगे। यदि हमें वीडियोज पर पर्याप्त व्यू मिलते रहेंगे तो हम कक्षाएँ जारी रखेंगे और आपको फ्री में कक्षाएँ देते रहेंगे। बस आपसे आपके सपोर्ट की अपेक्षा है कि आप हमें सपोर्ट करें और हमें व्यूज़ दिलाने में मदद करें। अगली चीज़ जो यहाँ से प्राप्त हुई है वो है 9 सेंटीमीटर ऊंची मानव धड़। 9 सेंटीमीटर ऊंचा मानव धड़। अब यहाँ से प्रश्न कैसे बनता है कि 9 सेंटीमीटर ऊंचा मानव धड़ जो कि हड़प्पा से प्राप्त हुआ है वह किस पत्थर का बना हुआ है, तो लाल बलुआ पत्थर का बना हुआ है। ऐसे ही यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। आप ध्यान देंगे तो देखेंगे विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों में पूछा गया है कि हड़प्पा से मिला मानव धड़ कितना सेंटीमीटर ऊंचा है, तो 9 सेंटीमीटर ऊंचा है, और किस पत्थर से बना है, तो लाल बलुआ पत्थर से बना है। ये दोनों प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो ध्यान देंगे इसको कि हड़प्पा स्थल से प्राप्त मानव धड़ लाल बलुआ पत्थर का बना हुआ है और 9 सेंटीमीटर ऊंचा है, और इस समय वो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जाता है या पूछा गया है इसमें कि हड़प्पा स्थल से प्राप्त मानव धड़ इस समय कहाँ संग्रहित है, तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। आगे देखेंगे, हड़प्पा स्थल से एक 10 सेंटीमीटर ऊंचा मानव धड़ प्राप्त हुआ है जो कि श्याम या काले बलुए पत्थर से बना हुआ है। यहाँ से एक और मानव धड़ प्राप्त हुआ है जो कि 10 सेंटीमीटर ऊंचा है और काले पत्थर से बना हुआ है। श्याम बलुआ पत्थर कहेंगे या काला बलुआ पत्थर कहेंगे या काला पत्थर कहेंगे, से बना हुआ है, और यह जो है वो नृत्य की मुद्रा में है, जिसे हम नटराज के नाम से भी जानते हैं। अब पूछा जाता है कि आदिकालीन मानव मूर्ति नटराज
हड़प्पा के किस स्थल से प्राप्त हुई है, या हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी घाटी सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुई है, तो वो प्राप्त हुई है हड़प्पा स्थल से। यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं वो हैं कि हड़प्पा से प्राप्त नटराज की मूर्ति कितनी ऊंची है, तो 10 सेंटीमीटर ऊंची है। किस मुद्रा में है, तो नृत्य की मुद्रा में है, इसी वजह से इसको नटराज की मूर्ति कहा जाता है। और यह किस पत्थर से बना हुआ है, तो यह श्याम बलुआ पत्थर से या कहें काले पत्थर से बना हुआ है। इसी को हम नटराज की मूर्ति कहते हैं। यहाँ से माँ के साथ जुड़वा बालकों की मिट्टी की मूर्तियाँ मिली हैं। यह मूर्ति राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। हर मूर्ति के बारे में आपको ये जानना जरूरी है कि यह संग्रहित कहाँ है, क्योंकि यह भी प्रश्न बनता है। तो यह जानेंगे कि यहाँ से माँ के साथ जुड़वा बालकों की मृण मूर्ति मिली है। मृण मूर्ति मीन्स मिट्टी की मूर्ति। यहाँ से माँ के साथ जुड़वा बालकों की मिट्टी की मूर्ति मिली है, जो कि राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। अब यहाँ से प्रश्न कैसे पूछा जाता है कि माँ के साथ मिली जुड़वा बालकों की मिट्टी की मूर्ति कहाँ संग्रहित है, तो नई दिल्ली में संग्रहित है। या हड़प्पा से प्राप्त जुड़वा बालकों की अपने माँ के साथ जो मूर्ति है वह किस चीज़ से बनी है, किस धातु से बनी है, तो वो मिट्टी से बनी है, मृण मूर्ति है। हड़प्पा से जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो है हड़प्पा से स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे का चित्र प्राप्त हुआ है, जिसे उर्वरता की देवी माना जाता है। ध्यान देंगे, हड़प्पा से स्त्री के गर्भ से, स्त्री के गर्भ से निकलते पौधे का चित्र, स्त्री के गर्भ से निकलते पौधे का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है, हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। स्त्री के गर्भ से निकलते पौधे का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। या इस तरह से पूछा जा सकता है कि उर्वरता की देवी का चित्र, उर्वरता की देवी का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो हड़प्पा स्थल से या सिंधु नदी घाटी सभ्यता से प्राप्त हुआ है। अब इस मूर्ति में एक स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकल रहा है और इसीलिए इसको उर्वरता की देवी माना जाता है। आगे देखेंगे, हड़प्पा से एक मोहर प्राप्त हुई है जिस पर सिर के बल उल्टी खड़ी नारी की नग्न आकृति चित्रित है। यह भी काफी महत्वपूर्ण है। ध्यान देंगे कि हड़प्पा से एक मोहर प्राप्त हुई है, एक मोहर प्राप्त हुई है जिस पर चित्र बना हुआ है। और चित्र क्या बना है कि एक नारी उल्टी खड़ी है, एक नारी सिर के बल खड़ी है, उल्टी खड़ी है और वो नग्न है। एक नग्न नारी का चित्र बना हुआ है जो कि एक मोहर पर बना हुआ है। वो उल्टी सिर के बल खड़ी है और नग्न है, और उसके गर्भ से वनस्पति प्रस्फुटित होते हुए दिखाया गया है या निकलते हुए दिखाया गया है। प्रस्फुटित या निकलते हुए दिखाया गया है। उसके गर्भ से वनस्पति को प्रस्फुटित होते या निकलते हुए दिखाया गया है। और इस मोहर के दूसरी तरफ मनुष्यों की भीड़ का अंकन है। उसी में एक आदमी हंसिया जैसा अस्त्र लिए हुए खड़ा है। यह पूरा एक मोहर पे बना हुआ है। एक मोहर मिली हुई है हड़प्पा सभ्यता से, हड़प्पा स्थल से एक मोहर मिली है जिस मोहर में एक नारी है जो कि सर के बल उल्टी खड़ी है, वह नग्न है और उसके गर्भ से वनस्पति को निकलते हुए दिखाया गया है, पौधों को निकलते या प्रस्फुटित होते हुए दिखाया गया है। और दूसरी तरफ, उसी मोहर में दूसरी तरफ भीड़ का अंकन है जिसमें एक आदमी हंसिया जैसा अस्त्र लिए हुए खड़ा है। एक और मुहर मिली है कि एक अन्य मुहर पर भी नग्न नारी का अंकन है जो पीपल की 2 शाखाओं के बीच में खड़ी है। ये सभी अलग अलग चित्र हैं, इनको ध्यान देंगे आप कि एक अन्य मुहर पर नग्न नारी का अंकन है जो पीपल की 2 शाखाओं के बीच में खड़ी है। तो यहाँ पर 3 ऐसे चित्र हो गए। पहला तो उर्वरता की देवी जिसके गर्भ से पौधे को प्रस्फुटित होते हुए दिखाया गया है। दूसरा एक मुहर पर चित्र मिला है जिसमें एक नग्न नारी सर के बल उल्टी खड़ी है और उसके गर्भ से वनस्पति को प्रस्फुटित होते हुए दिखाया गया है। उसी मुहर में पीछे की तरफ या दूसरी तरफ भीड़ का अंकन है जिसमें एक आदमी हंसिया जैसा अस्त्र लिए हुए खड़ा है। अगली एक और मुहर में एक अन्य नग्न नारी का अंकन है जो पीपल की 2 शाखाओं के बीच में खड़ी है। इन्हीं चीज़ों से सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, तो इन चीज़ों को एक बार फिर से देख लेंगे क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इन चीज़ों को एक बार फिर से देख लेंगे ताकि आपको चीज़ें याद हो जाएं। हड़प्पा स्थल की खुदाई से यहाँ से एक नटराज की मूर्ति मिली है। वह कितनी चौड़ी या कितनी लंबी है, कितनी ऊंची है, तो 10 सेंटीमीटर ऊंची है और यह नृत्य की मुद्रा में है। यह किस पत्थर से बनी है, तो श्याम बलुआ पत्थर से या काले बलुए पत्थर से बनी है।
आगे जो यहाँ से प्राप्त हुआ है वो है कि यहाँ से एक माँ के साथ दो जुड़वा बच्चों की मिट्टी की मूर्ति प्राप्त हुई है। दो जुड़वा बच्चे की मूर्ति प्राप्त हुई है जो कि माँ के साथ हैं, और वो मूर्ति जो है वो मिट्टी की बनी हुई है। और यह इस समय कहाँ है? तो इस समय यह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। अगला जो चीज़ है वो है स्त्री के गर्भ से निकलते पौधे का चित्र, जिसे हम उर्वरता की देवी कहते हैं या उर्वरता की देवी माना जाता है। पूछा जाए प्रश्न आपसे कि उर्वरता की देवी का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो वह हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुआ है। आगे देखेंगे, हड़प्पा से एक मोहर प्राप्त हुई है और उस मोहर पर सिर के बल उल्टी खड़ी नग्न नारी की आकृति चित्रित है, जिसके गर्भ से वनस्पति को प्रस्फुटित होते हुए दिखाया गया है। उसी मोहर के दूसरी तरफ भीड़ का अंकन है और उसी भीड़ में एक आदमी हंसिया जैसा अस्त्र लिए हुए खड़ा है। आगे देखेंगे, एक और अन्य मोहर में एक नग्न नारी का अंकन है जो पीपल की दो शाखाओं के बीच में खड़ी है। आगे देखेंगे, मिट्टी के बर्तन अर्थात मृदभांड, मृदभांड मीन्स मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तनों को मृदभांड कहा जाता है। तो उस पर बने मछुआरों का चित्र भी प्राप्त हुआ है। अर्थात यहाँ से एक मिट्टी का बर्तन प्राप्त हुआ है जिस पर मछुआरों का चित्र बना हुआ है। पूछा जाए कि एक मिट्टी के बर्तन पर मछुआरों का चित्र बना हुआ है, ऐसा चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुआ है। या मछुआरों का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुआ है। यह चित्र किस चीज़ पर बना हुआ है? तो यह चित्र मिट्टी के बर्तन पर या मृदभांड पर बना हुआ है। यहाँ से और जो प्रमुख चीज़ें प्राप्त हुई हैं उनमें तांबे का बना इक्का, तांबे धातु का बना हुआ इक्का, तांबे का ही बना हुआ स्केल अर्थात पटरी जिसको हम कहते हैं, जिसको हम नापने के लिए प्रयोग करते हैं, लंबाई चौड़ाई नापने के लिए जिसको प्रयोग करते हैं वो स्केल प्राप्त हुई है। तांबे की ही पुरुष की आकृति प्राप्त हुई है। यहाँ से ऐसी और भी चीज़ें प्राप्त हुई हैं। अब इनमें जो प्रमुख है वो है तांबे का बना हुआ इक्का। अब प्रश्न यहाँ से कैसे पूछा जाएगा? प्रश्न पूछा जा सकता है कि तांबे का इक्का कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो तांबे का इक्का हड़प्पा से प्राप्त हुआ है, हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुआ है। दूसरा, सिंधु घाटी सभ्यता में तांबे का बना स्केल कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो तांबे का बना हुआ स्केल हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुआ है। आगे, तांबे की पुरुष आकृति या तांबे की पुरुषाकृति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुई है। यहाँ से जो प्रमुख तीन चीज़ें हैं तांबे की वो क्या क्या है? तांबे का बना इक्का, तांबे का बना स्केल और तांबे की ही पुरुष आकृति यहाँ से प्राप्त हुई है। आगे देखेंगे, यहाँ से कांचली मिट्टी की गिलहरी, कांचली मिट्टी से बनी हुई गिलहरी, मछली, कछुआ, घड़ियाल और ऐसे अन्य कई जल में रहने वाले जानवरों की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। पूछा जा सकता है कि हड़प्पा स्थल से मिली गिलहरी की मूर्ति किस चीज़ से बनी हुई है? तो कांचली मिट्टी से बनी हुई है। या मछली की मूर्ति या कछुआ की मूर्ति या घड़ियाल की मूर्ति किस चीज़ से बनी हुई है? तो कांचली मिट्टी से बनी हुई है। या इस तरह से पूछा जाए कि हड़प्पा स्थल से प्राप्त अधिकाधिक जलचरों की मूर्तियाँ किस चीज़ से बनी हैं? तो कांचली मिट्टी से बनी है। यहाँ से कौन कौन से जलचर की मूर्ति प्राप्त होती है? तो मछली की प्राप्त होती है, गिलहरी की प्राप्त होती है, कछुआ की प्राप्त होती है, घड़ियाल की प्राप्त होती है। और इससे यह भी साबित होता है कि उस समय के मानव में शिकार की प्रवृत्ति थी, वे इन जानवरों से काफ़ी अच्छी तरह से परिचित थे। आगे देखेंगे, यहाँ हड़प्पा से एक सेल खड़ी की बनी मुहर मिली है, जिसको काफ़ी बार पूछा भी गया है कि हड़प्पा से एक सेल खड़ी की बनी हुई मुहर मिली है जिस पर गरुड़ का चित्र अंकित है जो पंजे में सर्प को दबोचे हुए है। अब इस दृश्य को आप याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से इसी दृश्य से कई सारे प्रश्न बन सकते हैं, जैसे कि हड़प्पा से जो मुहर प्राप्त हुई हैं उसमें सब सर्वाधिक किस चीज़ की बनी हुई मुहर प्राप्त हुई है? तो सेल खड़ी की बनी हुई मुहर प्राप्त हुई हैं। इसके बाद मुहर में गरुड़ अपने पंजे में क्या दबोचे हुए है? तो गरुड़ अपने पंजे में सर्प को दबोचे हुए है। या इस पूरे दृश्य का ही वर्णन कर दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा कि यह दृश्य कहाँ से प्राप्त हुआ है या किस जगह के मुहर से प्राप्त हुआ है? तो आप बताएंगे कि गरुड़ का चित्र जो कि अपने पंजे में सर्प को दबोचे हुए है, ऐसा चित्र सेलखड़ी की मुहर पर हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुआ है।
सिंधु नदी घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों में से एक स्थल हड़प्पा स्थल से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे उनको हमने आज कवर कर लिया है। क्योंकि इस वीडियो में सभी चीज़ें याद करने वाली हैं, इसलिए अगर आपको ये चीज़ें याद नहीं होती हैं एक बार में, तो इस वीडियो को आप दोबारा देखेंगे या बार बार देखेंगे जब तक ये चीज़ें आपको याद ना हो जाएं। क्योंकि परीक्षा में यहाँ से हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं। आप चाहें तो प्रश्न पत्रों को देख सकते हैं, यहाँ से हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं और इन्हीं चीज़ों में से घुमा घुमा कर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आप इन चीज़ों को याद कर लेते हैं, इन चीज़ों को समझ लेते हैं, तो आपके प्रश्न हल हो जाएंगे जो भी हड़प्पा स्थल से आएंगे आपकी परीक्षाओं में। चाहे वो टीजीटी की परीक्षा हो, पीजीटी की परीक्षा हो, नेट जेआरएफ की परीक्षा हो, या आप बीएफए एमएफए में एंट्रेंस देने जा रहे हो, ऐसी किसी भी परीक्षा में जहाँ पर कला पूछी जाती है, जैसे एलटी ग्रेड हो गई जो अभी भी परीक्षा आने वाली है, तो ऐसी किसी भी परीक्षा में आप कला की परीक्षा देने जा रहे हैं तो हड़प्पा स्थल से बनने वाले प्रश्नों को आप सॉल्व कर ले जाएंगे। जिन क्लासेस के लिए आपसे एक अच्छी रकम वसूली जाती है, उसी क्लास को, उसी मैटर को मैं आपको फ्री में देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, अगर आपको मेरी कोशिश अच्छी लगती है जो मैं आपके लिए कर रहा हूँ, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट के माध्यम से अपने विचार को हमें ज़रूर बताएं। कला की परीक्षाओं के लिए कला से संबंधित क्लासेस, प्रैक्टिस सेट, नोट्स और अन्य चीज़ों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लगातार वीडियोज़ और मैटर मिलते रहें। इस वीडियो को शेयर करके इस पे व्यूज़ बढ़ाएं ताकि मुझे भी अच्छा लगे और मैं आपके लिए लगातार मेहनत करता रहूं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।